कहते हैं कुछ कहानियां गलत और सही के बीच की पहचान मिटा देती हैं, बुराई और अच्छाई के बीच का फर्क खत्म कर देती हैं। कहानियां जो अपने होने पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। और ऐसी कहानियों के लिए फॉलो कीजिए मेरे पॉडकास्ट को, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। कुछ बचेगा तो वो बस कहानियां। कुछ हादसे बहुत मजबूत होते हैं जो जकड़ लेते हैं हमारे मन को हमेशा के लिए। ये बात तब की है जब मेरा नया नया रिश्ता हुआ था। मेरे घर वालों को वो बहुत पसंद थी। पेशे से वो लड़की एक नर्स थी। मेरे घर वालों को वो इतनी पसंद आई कि जल्द से जल्द हमारी सगाई करवा दी। हम दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। वो मेरठ की रहने वाली थी और मैं दिल्ली में। अक्सर फोन पर हमारी बातें होती थी। उसमें भी हाय हेलो, इससे ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। ऐसे ही कुछ वक्त बीता और फिर समय के साथ साथ हमारी बातें भी बढ़ती चली गई। रात को सोने से पहले हम देर रात तक बातें किया करते थे। धीरे धीरे हमारा प्यार और अटैचमेंट बढ़ती चली गई। शुरू शुरू में तो कुछ पता नहीं चला। मैं उसकी बेइंतहा परवाह करने लग गया था। पर अब धीरे धीरे मुझे कुछ बातें महसूस होने लगी। एक रात हम यूं ही बातें कर रहे थे। रात की खामोशी वहां भी थी और यहां भी। बातें करते करते उसने कहा, रुको अभी 2 मिनट में आई। मुझे लगा शायद कुछ काम होगा, और ये कहकर वो फोन को यूं ही रख के चली गई। तब मैं अपने मोबाइल में कुछ पुरानी तस्वीरें देखने लगा। मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे। वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अभी आधी रात का वक्त था, शायद 2:30-3 बजे होंगे। अचानक उसकी तरफ से मुझे एक आवाज आई। वो आवाज बड़ी भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई इधर उधर घूम रहा हो। और जब वो 2 मिनट कह के गई थी, मुझे उसके जाने की आहट और दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज साफ साफ सुनाई दी थी। ये बात तो तय थी कि वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। लेकिन अब वहीं कमरे से किसी की आहट मुझे सुनाई दी। कुछ और देर बाद मुझे वो आवाज अब उसके फोन के और करीब से आने लगी। अचानक वो भारी आवाज फोन के बहुत करीब आके कुछ कहती है। वो आवाज मानो ऐसी थी जैसे कोई जानवर की बलि चढ़ा रहा हो। उसका गला धीरे धीरे काट रहा हो और वो जानवर चिल्ला रहा है। वो खौफनाक आवाज कुछ इस तरह की थी, और ये आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तभी वो फोन काट दिया। मैं डर चुका था। मेरी सांसें फूल रही थी। दिमाग में बड़े खौफनाक ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे वहां से फोन आता है। मैं घबराते हुए फोन उठाता हूं और डरते हुए मैंने हेलो कहा। उसने कहा, क्या हुआ? तुमने फोन क्यों काट दिया? बस 2 मिनट के लिए ही तो गई थी। मैंने जवाब में कहा, मुझे नहीं पता, फोन शायद खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया होगा। हमारी बातें दोबारा से शुरू हो चुकी थी, पर मेरी हालत खराब थी। मैंने बातों बातों में उससे कहा, जब तुम बाहर गई थी तब मुझे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी सी आवाज। कोई किसी जानवर को मार रहा है, उसके गले को काट रहा है। जिस पे वो हंसते हुए बोली, तुम्हारा वहम होगा, कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं है। जब मैं वापस आई थी तब भी यहां पे कोई नहीं था। ये बात तब आई गई हो गई, पर मेरे दिमाग में और कानों में वो आवाज गूंज रही थी। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। सारा दिन काम के बाद थक चुका था। वो शनिवार का दिन था। अगले दिन छुट्टी थी, तो हम देर रात तक बात कर रहे थे। दोनों तरफ बहुत खामोशी थी। हम एक दूसरे की सांसों की आवाज तक सुन पा रहे थे। वो सर्दियों के दिन थे, ना पंखे चलते थे ना कूलर। रात में चारों तरफ खामोशी। बात करते करते मुझे नींद आ रही थी। उसकी बातों का जवाब बस मैं हाँ, अच्छा, ठीक है,
ऐसे दे रहा था। बातों बातों में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी नींद उड़ गई। मैं अचानक से बैठ गया। अचानक उससे बात करते करते उसकी आवाज के साथ साथ पीछे से किसी और की सांसों की आवाज भी मैं सुन पा रहा था। वो आवाज बड़ी खौफनाक थी। मैंने उससे पूछा, ये पीछे से सांसें लेने की आवाज किसकी आ रही है? उसने कहा, क्या हुआ? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। मैं थोड़ी देर चुप हो गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी तो हमारी सगाई हुई है, थोड़े दिनों में हमारी शादी है। वो भी क्या सोचेगी कि कितना डरता है ये। वो एकदम नॉर्मल थी, उसे कोई आवाज नहीं आती। मैं सोचता कि शायद मेरा वहम है, पर वहम एक बार होगा, दो बार होगा, मुझे वो आवाज बार बार सुनाई देती थी। वो सांसें लेने की आवाज और किसी जानवर के गला काटने की आवाज। अब जब भी हमारी बातें होती, मुझे उसकी तरफ से वो आवाजें सुनाई देती। मैंने कहीं ना कहीं खुद को समझा लिया था कि कुछ नहीं है, ये सब मेरा वहम है। पर मुझे पता नहीं क्यों ये एक चेतावनी लग रही थी जो आगे और बड़ी होने वाली थी। और शायद मैं ठीक था। कुछ दिनों में उस लड़की की आवाज भी भारी होने लगी। बीच बीच में लगता है जैसे उसने आवाज बदली है। जब मैं उसे कहता तो वो मना कर देती कि ऐसा कुछ नहीं है। एक रात तो बात करते करते उसकी आवाज इतनी भारी हो गई जैसे किसी ने उस पर कुछ कर दिया हो। अचानक वहां से एक आवाज आती है, तू उस लड़की को छोड़ दे, वो किसी की नहीं हो सकती, वो मेरी है। अगर तूने उससे शादी की तो मैं उस लड़की को ले जाऊंगा। इस आवाज के बाद वो लड़की नॉर्मल बात करने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हम दोनों एक दूसरे से बातें किए बिना रह नहीं पाते थे। मुझे समझ आ गया था कि उस लड़की पे कुछ तो है, और उसने आज खुद बता दिया। मैं डर रहा था उसको लेके कि अब क्या करूं। रात भर नींद भी नहीं आई मुझे। मैंने अगली सुबह अपने घर वालों को इस बारे में बताया। घर वालों ने कहा कि छुट्टी वाले दिन मेरठ चलेंगे उसके घर। उसके घर वालों को कहेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो उसका इलाज करवाइए, शादी से पहले ही ठीक हो जाए तो अच्छा है। मेरा ज्यादातर वक्त उसकी फिक्र में गुजरता था। अगले 2 दिनों में हम उसके घर जाने वाले थे और रात को उसका कॉल मुझे आया। पर उस वक्त ना जाने मैंने क्यों कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे डर लग रहा था शायद उसका फोन मैं बार बार काट रहा था, पर वो लगातार कॉल करती रही। मुझे लग रहा था कि शायद वो मुझसे बात किए बिना रह नहीं पा रही। मैंने उसका कॉल पिक किया। मैंने कहा हेलो, और वो मुझसे गुस्सा हो गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं किसी काम में बिजी था, इसी वजह से फोन नहीं उठा पाया। मेरा भी मन था उससे बातें करने का। उसकी नाराजगी दूर कर हम दोनों ने काफी देर तक बातें की। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, हंस रही थी, मजाक कर रही थी। मेरा डर भी कम हो रहा था। दोनों खुश थे एक दूसरे से बातें करके। पर तभी अचानक से मुझे वही सांसें लेने की आवाजें आने लगी और उस लड़की की आवाज एकदम से बदल गई। तुझे समझाया था ना इससे बात मत कर। वो सुन के मैं डर गया और मैं फोन पर ही हनुमान चालीसा बोलने लगा, और वहां से उसकी आवाज में मुझे एक बेचैनी सी सुनाई देने लगी। मैं डर रहा था पर मैं रुका नहीं। अचानक से उस लड़की की आवाज आती है, क्या हुआ? हनुमान चालीसा क्यों सुना रहे हो मुझे? मैंने उसे बताया कि अभी कुछ ऐसा ऐसा हुआ था, पर उसे कुछ भी याद नहीं। मैंने फिर से बताया कि देखो, कुछ वक्त से ये चीजें मैं सुन पा रहा हूं। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया भी है, पर तुम्हें कुछ पता नहीं। देखो, मैं बताना चाहता हूं कि तुम पर कुछ हावी हो रहा है, और वो जो कोई भी है वो मुझे धमकियां देता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये सब सुन के वो चुप हो गई। मैंने उसको प्यार से समझाया, पर उसने फोन काट दिया, जिसके बाद 2 दिनों तक हमारी बात नहीं हुई। मैं उसे फोन करता था, वो बात नहीं करती थी। बार बार फोन काटे जा रही थी, पर मैं उसे लगातार फोन करता रहा और उसने फोन उठाया, लेकिन कोई बात नहीं की। उसके रोने की आवाज आ रही थी। मेरे कई बार सॉरी कहने के बाद जब उसने बात की तो कहा, मेरा कहीं भी रिश्ता होता है तो मेरे साथ यही सब शुरू हो जाता है। पहले भी एक लड़के से बात की थी, पर जब उसकी फैमिली को पता चला तो उन्होंने बात को आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया। वो रिश्ता तोड़ दिया।
उससे बात करते करते मुझे लग रहा था कि वो बहुत परेशान है, मुझे खोना नहीं चाहती। वो रो रही थी। मैंने कहा, देखो तुम रो मत, हम कल तुम्हारे घर आ रहे हैं। ये बात सुन के वो थोड़ी खुश हुई। काफी दिनों के बाद हम एक दूसरे से मिलने वाले थे। जब अगले दिन हम उसके घर मेरठ पहुंचे तो दोनों फैमिलियों ने चाय पे चर्चा की। उसके घर वालों ने बताया कि हमने इसका इलाज करवाया था, इस पर एक शैतान आया था। इलाज के बाद वो जा चुका था, पर हमारे बताने के बाद वो हैरान थे कि वो फिर से आ गया। उसके घर वालों ने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमने जहां दिखाया था उन्हें दोबारा से दिखाते हैं और भगवान ने चाहा तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उनके तसल्ली देने के बाद पूरा दिन वहां बिताने के बाद हम शाम को घर के लिए वापस निकले। हमें वहां से निकले हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसके घर से फोन आता है कि आप जल्द से जल्द हमारे घर पहुंच जाइए, हमारी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। ये सुनते ही हमने गाड़ी वापस से मोड़ी और घर पहुंच के एक अजीब सा मंजर देखा। बाहर खामोशी थी और घर के अंदर तोड़ फोड़ मची हुई थी। घर का सामान बिखरा पड़ा था, कांच टूटा पड़ा था। इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आ रहा था, पर जब उस लड़की के कमरे में देखा तो वहां का नजारा खौफनाक था। उसे घर वालों ने पकड़ा हुआ था और वो बड़ी बुरी तरह से छटपटा रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो इतने सारे लोग भी उसको मिलके काबू नहीं कर पा रहे थे। चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, गुस्सा नजर आ रहा था उसके चेहरे से और उसकी आंखों से। उसकी मां ने बताया कि आपके जाते के साथ ही वो शैतान जब इसके अंदर आया तो उसने कहा, अगर तुम दोबारा मुझे उस आदमी के पास लेके गए तो मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा, इसे खत्म कर दूंगा। हमने बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी में बैठाया। उसे काबू कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे जल्दी से जल्दी हम उनके घर पहुंचे। वो एक तांत्रिक थे, अच्छे खासे लंबे चौड़े। उनका घर भी एक कुटिया की तरह था। उनके वहां कुछ लोग और भी आए हुए थे। उन्होंने दूर से हाथ करके इशारा करते हुए हमें वहीं रोक दिया, कहा कि आप लोग वहीं बैठो। हमसे पहले 2 लोग और भी ऐसे थे जिन पर एक जिन्नात का साया था। थोड़ी देर में हमारा नंबर आया। हमने उस लड़की को उनके सामने बैठाया। उनकी सहायता के लिए एक बंदा और था उन्हीं के साथ। उसने एक सफेद चादर से उस लड़की को ढक दिया। अभी तक हमने उन्हें कुछ बताया भी नहीं था और उन्होंने उस लड़की की आंखों में देखा और देखते ही कहा, तू फिर से आ गया? तुझे मैंने पहले भी समझाया था ना, चला जा यहां से। उस वक्त प्यार से समझाया था, पर तू ऐसे नहीं मानेगा। और फिर जैसी आवाज मैं फोन पर सुनता था उसी आवाज में किसी ने कहा, मैं तो इसे छोड़ के चला गया था, पर इस लड़के की वजह से वापस आया हूँ। वो लड़की गर्दन नीचे करे बैठी हुई थी और मेरी तरफ इशारा कर रही थी। इस लड़के के साथ मैं इसे नहीं देख सकता, मैं इसे किसी का भी होते हुए नहीं देख सकता, ये बस मेरी है, मेरी। मैंने तो ये आवाज पहले भी सुनी थी, पर मेरी फैमिली ने ऐसा कभी देखा भी नहीं था कुछ। उस कुटिया में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। वो तांत्रिक काफी देर तक उस शैतान से बातें करते रहे और फिर एकदम से वो गुस्से में आ गए। लड़की के बालों में कुछ गांठें लगाई। उनके पास कुछ पानी जैसा था, वो उस पर छिड़क रहे थे और एक कपड़ा लड़की के चेहरे पर मारा। अभी तक जो शैतान गुस्से में बात कर रहा था वो अब शांत हो गया, उस तांत्रिक के इशारे पर चल रहा था। हमने देखा कि एक लंबी सी परछाई सामने टंगे एक कपड़े में समा गई। वो कपड़ा लहरा रहा था। वो लड़की जहां बैठी थी बैठे बैठे गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। घर वालों ने उसे उठाना चाहा, पर तांत्रिक ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, रुको, इसे पड़ा रहने दो। उन्होंने उस शैतान से बात की, तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तूने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे राख कर दूंगा। वो बहुत गुस्से में थे। काफी देर तक वो दोनों बात करते रहे और थोड़ी देर में उस लड़की ने आंखें खोली। तांत्रिक ने कहा कि वो अब जा चुका है, इसे ले जाइए, वो अब वापस नहीं आएगा। हम उसे घर ले आए। वो अब नॉर्मल थी। हम भी अब अपने घर के लिए निकल पड़े। इसके बाद वो लड़की खामोश सी हो गई थी। अब हमारी फोन पर पहले की तरह बातें नहीं होती थी। मैं फोन करता था तो वो बस मेरी बातों का जवाब हाँ और ना में देती थी।
तब मेरी बात उसके भाई से हुई। उसने बताया कि वो बीमार सी रहती है। वो शैतान अभी गया नहीं है, अभी भी इस पे आता है। इसे दौरे पड़ते हैं, इसे गुस्सा आता है। आधी आधी रात घर के बाहर बैठी रहती है। हम लोग पकड़ के इसे अंदर लेके आते हैं। दिन पर दिन ये कमजोर होती जा रही है। उन तांत्रिक से उसका इलाज चल रहा था। अलग से अस्पतालों में भी दिखा रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर वो बच नहीं पाई। वो शैतान उसे ले गया था अपने साथ, और हंसते खेलते दोनों परिवारों में एक मातम सा छा गया। हर कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती। कुछ चीजें हमारी सोच से भी परे होती हैं।